भारत माता की। आज इस पावन मंच पर जहाँ पांचजन्य बात भारत की है, अभी आप सुन रहे थे भारत के वर्तमान की, वर्तमान से पूर्व की, कुछ अतीत की। मैं सोच रहा था कि वर्तमान की परिस्थितियों को लेकर के बहुत बातें होंगी। हम सब जानते हैं भगवान श्री राम का भव्य मंदिर हमारे रहते, हमारे कालखंड में, हमारे समय में, हमारे नेत्र के सम्मुख, हमारे सबकी उपस्थिति में होगा। वह क्षण स्वयं के लिए अविस्मरणीय है और आने वाली सदियां और पीढ़ियां भी ये कहा करेंगी, जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा था। हमारे पूर्वज, हमारे उस पीढ़ी के लोग वहाँ पर सम्मिलित थे। तो इतिहास वैभवशाली अतीत को वर्तमान में गौरव की तरफ ले जाने के लिए अंगड़ाई ले रहा है। हम उस अपना 100% देने का, ज्ञात और अज्ञात सभी शक्तियों का, सभी महापुरुषों का, सभी पुण्यात्माओं का हम सबको हृदय से वंदन करते हुए कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। यह हमारी संस्कृति की प्रकृति है और हमारा यही कर्तव्य बोध भी है। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व भी है। आज भास्कर दक्षिण से उत्तर की ओर गमन कर रहे हैं और हम सब प्रार्थना भी करते हैं सबके लिए कि भास्करस्य यथा तेजो मकरस्थस्य वर्धते तथैव भवतां तेजो वर्धताम इति कामय। इसी भावना के साथ में मैं थोड़ी सी बात, क्योंकि भारतीय इतिहास के संदर्भ में बात भारत की है और इतिहास को इतना विकृत करके आज लोग भगवान श्री राम के होने पर भी प्रश्न चिन्ह उठाने का प्रयास करते हैं। और दुर्भाग्य से यदि हम बात करें, पूरे देश के अंदर अभी तक भी जो पाठ्यक्रम में जो पढ़ाया जाता है, वहाँ पर आर्यन जो इन्वेजन थ्योरी है, अभी तक भी उसको पढ़ा रहे हैं। हमने पता किया कि आर्य इन्वेजन थ्योरी, क्योंकि पांचजन्य खोज के लिए संस्कृति परंपरा वर्तमान में है, तो उस गौरवशाली अतीत के पन्नों को जो बिसराया गया, झुठलाया गया या झुठलाने का प्रयास किया गया, उसी के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करने का कुछ प्रयास करूंगा। हम क्योंकि जब अतीत की ओर झांकते हैं, लिखित इतिहास की ओर, मैं सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और परंपरागत इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अभी लिखित इतिहास की ओर बात कर रहा हूं, जिसके आधार पर भारत को कमतर आंकने का प्रयास किया जाता है। हम बात करते हैं यदि सभ्यता की, लोग कहते हैं सुमेरियन जो कल्चर है, सुमेरियन जो परंपरा है, वो लिखित में सर्वाधिक प्राचीन है। वो 10,000, 11,000, 11,500 साल पुरानी संस्कृति है, परंपरा है, और वहाँ से लोग प्रारंभ करते हैं। और मैं अभी इसी चीज़ को थोड़ा आते समय रास्ते में थोड़ा कुछ चिंतन करता हुआ आ रहा था। यदि सुमेरियन से देखें तो जो सिंधु लिपि से सुमेरियन में, इजिप्ट में सुमेरियन लिपि से शुरू होकर के अभी तक यदि हम देखते हैं 5,000 वर्ष पहले तक उनके पास 11 लिपियां थी। और भारतवर्ष की जो बात की जाती है
तो 5000 वर्ष पहले, जिसको इंडस लिपि या सिंधु लिपि हम कहते हैं, वो कहते हैं कि भारत में एक ही लिपि थी, वो इंडस लिपि है। यदि मैं बात करूं 2000 वर्ष पहले, तो लगभग पूरी दुनिया में वो कहते हैं कि लगभग 200 लिपियां हो गई थी। और भारत की बात करते हैं तो इंडस जो सिंधु लिपि है, सिंधु लिपि के अलावा वो कहते हैं कि भारत में सिर्फ एक ब्राह्मी लिपि और थी। यानी कि एक लिपि के स्तर पर, बाकी जहाँ तक अनुसंधान की बात है, आप सब जानते हैं कि जब मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से शुरू होकर के ये सारी चीज़ें जब शुरू हुई, तो उसमें से लोगों ने शुरू में कहा, जो जितना भी जो एक्सकेवेटेड साइट हैं, जहाँ पर जो खनन हुआ, आर्कोलॉजिकली जो प्रमाण को ढूंढा गया, लोगों ने कहा 2000 साल पुरानी, 2500 साल पुरानी है, 3000 हैं। सौभाग्य से जो अभी आप सब जानते हैं, राखी गढ़ी को भी जानते हैं, भिराना साइट को भी जानते हैं, जो फतेहगढ़ में और हिसार के पास में दोनों साइटें हैं, उसमें अभी वो 9000 10,000 साल पीछे तक पहुंच गए हैं। और इतना ही नहीं, उसमें जो विशेष बात मैं बताना चाहता हूं कि आर्यन विजन थ्योरी में हम मानते हैं कि आर्य लोग जो है 38 साल 3500 साल या 4000 साल पहले आए, 4000 साल पहले आए। इस थ्योरी को मैं इस रूप में प्रामाणिकता के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज तक भी हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, उसके विरुद्ध में हमारे पास तथ्य और प्रमाणों के लिए जो प्रयास होना चाहिए वो अपर्याप्त है। क्योंकि बात भारत की है, तो भारत को समझने के लिए हमको वैश्विक स्तर के इतिहास को समझने की, जानने की और उसको खोज करने की आज नितांत आवश्यकता है। तब जब वो 38 साल पहले आर्य आए और आज जो हमारी संस्कृति और सभ्यता के जो प्रमाण और पुख्त जो एविडेंसेज हैं वो 10,000, 12,000, 13,000 साल पीछे हमको लेकर के जाते हैं, तो यह एक बड़ा प्रमाण है कि हमें अभी काम करने की आवश्यकता है, कहीं हम काम करने में पीछे रह गए। इसमें जो दूसरी चीज़ जो आर्यन थ्योरी के ऊपर मैं खंडन करते हुए एक चीज़ को विशेष रूप से मैं आपके सबके सामने जो रखना चाहता हूँ, वो यह है कि हमने टोटल जो एरिया है, यदि आप देखते हैं जो मेसोपोटामिया का जो एरिया है, जितने साइट्स खोदे गए हैं, लगभग 300 से 400 साइट खोदे गए हैं। इनका टोटल स्क्वायर किलोमीटर में यदि एरिया मापते हैं तो मात्र 300 से 400 किलोमीटर का एरिया ही बनता है। और जो हमारी जो सिंधु घाटी जो सभ्यता का जो सारा खोदा गया है, वो लगभग 1400 स्थानों पर अभी तक खनन हुआ है, जिसमें से 925 एरिया भारत में हैं और लगभग 475 एरिया भी पाकिस्तान में चला जाता है। तो टोटल एरिया को हम देखें तो लगभग 10 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर एरिया होता है। तो जब छोटी सी बात है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी किसी छोड़ करके कोई कहीं से निकल जाता है, चला जाता है किसी क्षेत्र में, तो कभी भी जो 300 किलोमीटर के एरिया के लोग वो 10 लाख किलोमीटर के एरिया में कभी फैल नहीं सकते। तो जो आर्यन थ्योरी है, इसको इसी से ही वो अप्रामाणिक हो जाता है। कुछ हजार लोग जाकर के लाखों जनसंख्या की आबादी नहीं बन सकती है। लाखों जनसंख्या की आबादी कुछ हजार लोगों में जा सकते हैं, कुछ हजार लोगों के वो पार्ट हो सकते हैं। तो यह एक बड़ी बात है। तो ये इस चीज़ को हमें पूरे तथ्यों के साथ में, प्रामाणिकता के साथ में दुनिया में आज रखने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें बहुत सारा आज काम करने की आवश्यकता है। इस विषय में जब मैंने थोड़ा सा इतिहास की ओर, जो हमारे पुराण हैं, हमारे जो इतिहास है वो हमारे लिए बहुत बड़े प्रमाण हैं, उसकी ओर जब हमने थोड़ा दृष्टिपात किया तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं जब राजा ययाति की बात आती है तो ययाति ने कहा कि मुझे अपनी जवानी दे दो। वो कहा था, किससे मांगा था? उसने पुरु से मांगा था। पुरु ने कहा कि हाँ, मैं आपको अपनी जवानी देता हूँ। बात यहाँ पर हमारी जो व्याख्या है, हमारी व्याख्या इस रूप में गलत है, क्योंकि ययाति का जो कालखंड है, समय है, क्योंकि जो हमने पूरा जो ढूंढा है तो लगभग लगता है ये 8,000 साल ये पुराना, 8 साढ़े 8,000 वर्ष बनता है।
तो उस समय पर क्योंकि ययाति ऋषि जो हुए थे पूर्व ययाति के 18वें वंश में, जो भारत के बाद में फिर जो है शांतनु से फिर ये परंपरा महाभारत से पहले शुरू होता है, तो लगभग ये 6500 वर्ष पहले हो जाता है। तो ये 18वीं पीढ़ी में महाभारत वाला कालखंड शुरू होता है। तो 18वीं पीढ़ी से पहले यानी कि लगभग 6500 7000 साल पहले ययाति ने पुरु को ये कह करके भेजा था कि तुम मुझे अपनी जवानी दे दो, यानी मेरे आज्ञा के पालन करने के लिए तुम भारत से बाहर उन लोगों के लिए, उनकी सेवा के लिए और वहाँ पर राज करने के लिए तुम जाओ। तो उस इतिहास को यदि हम ढूंढते हैं तो भारत का विदेशों में जा कर के फैल करके उन क्षेत्रों के अंदर राज का 6500 वर्ष पुराना पुख्ता प्रमाण मिलता है, जो आर्यन थ्योरी जो 3000 या 3500 वर्ष पहले ला करके हमें हमारे माथे पर कलंक की तरह से जो टिकाया गया है वो कहीं टिकता नहीं है। आप सब प्रबुद्ध जन हैं, सनातन संस्कृति परंपरा और मूल्यों के लिए जीने वाले आप पुण्य आत्माएं हैं, तो हम सब का पावन कर्तव्य है कि इसके ऊपर हम और गहन शोध और कार्य करें। और आज ये इजिप्ट के जो मिस्र के जो शिलालेख हैं अफ्रीका के अंदर, उसके अंदर भी पुरु और ययाति का जिक्र है, वो लिखित में इतिहास है। मैं इस बात को पूरी प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ, जब उपलब्ध है तो अभी हमें काम करने की आवश्यकता है। पतंजलि भी इस क्षेत्र में, क्योंकि पतंजलि को आप जानते हैं योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी हम इतिहास के क्षेत्र में भी उन तथ्यों को, उन सत्यों को, उन खोजों को खोजने के लिए सर्वथा प्रयासरत हैं। अभी हम प्रयास कर रहे हैं। और यह उसके बाद वहाँ पर आपने सुना होगा इजिप्ट के अंदर फेरो एक शब्द है। पुरु को जो फेरो के रूप में जब वो राजपाट दिया गया तो राजा को फेरो कहा जाता है, वो राजा थे। और वहाँ पर उनके 2 पुत्र हुए थे, मैनिस और नरमर कर करके। वो सारा पूरा इतिहास है, संपूर्ण इतिहास में न जाते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। कालांतर में यूरोप से, ग्रीक से आकर के, और अलेक्जेंड्रा जिसको हम सिकंदर भी कहते हैं, उसने इजिप्ट पर हमला किया। हमला करने के बाद में वहाँ पर अलेक्जेंड्रिया के नाम से उसने एक शहर भी बसाया। अलेक्जेंड्रिया स्कूल ऑफ मेडिसिन के रूप में चिकित्सा विधा को उसने शुरू किया। जो नाइल रिवर है, उस रिवर से जितने भी जाते थे उसका एक आदेश था कि जितने भी लोग यहाँ से क्रॉस करके जाएंगे वो सब अपनी जो परंपरागत चिकित्सा विधाओं का जो ज्ञान है, पुस्तकें हैं, लिखित हैं, वो हमको टैक्स के रूप में देंगे। इस तरह से उसने चिकित्सा विधा को बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा करने का प्रयास किया। और उसमें मुझे इस बात को कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि हम लोगों ने जो स्कूल ऑफ मेडिसिन जो अलेक्जेंड्रिया ने जो खड़ा किया था, वहाँ पर भी भारतीय आयुर्वेद की चिकित्सा विधा की जो परंपराओं की जो पुस्तकें हैं और वात पित्त कफ की जो सिद्धांत की जो चिकित्सा सिद्धांत के जो आधार हैं वहाँ पर उपलब्ध हैं। और संस्कृत जो शब्द हैं, संस्कृत भाषा के शब्द हैं, अनेकांशतः शब्द उन सारी चिकित्सा विधाओं में प्रचलन में है। तो इजिप्टन जो उसके बाद में जब आपके इजिप्ट से ये जब इसके बाद में इजिप्ट से जब मेडिसिन सिस्टम शुरू होने के बाद में वहाँ से फिर ग्रीक मेडिसिन सिस्टम है, जिसको हिप्पोक्रेट के रूप में हम जानते हैं, जहाँ से लोग कहते हैं कि आज एलोपैथी की उत्पत्ति भी वहीं से हुई। वो लगभग 2200 वर्ष पहले हुई। उसके बाद में मेसोपोटामिया के अंदर हम जाते हैं तो जो जोंडिसपुर स्कूल खोला गया 1800 साल पहले। फिर उसके बाद इब्न सीना जो है वो यूनानी मेडिसिन सिस्टम लगभग 1000 वर्ष पहले शुरू होता है, जहाँ से यूनानी वगैरह पद्धतियाँ आती हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस पुरु की मैंने बात करी है, उस पुरु का, उस ययाति का वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में भी है। यानी कि हमारा आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के रूप में भी लगभग 6500 वर्ष पहले दुनिया के बाहर चला गया था। और वहाँ से जितने भी जो चिकित्सा विधाएँ प्रचलित हुई हैं, उसके जड़ में आयुर्वेद है, उसके जड़ में भारतीय सनातन संस्कृति है। तो मैंने क्योंकि चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से इसको थोड़ा सा खोजने का, अनुसंधान करने का प्रयास किया था। इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, ये कंप्लीट नहीं है, अभी हम बड़े लेवल पर इसमें काम कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि जितने तथ्य और प्रमाण अभी तक हमको मिले हैं वो बहुत उत्साहजनक है। हम उत्साहित हैं, हमारी पूरी टीम पूरी निष्ठा के साथ इस कार्य को कर रही है। क्योंकि सनातन संस्कृति को समझने के लिए भारत की बात तो है, पर भारत को समझने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सिर्फ भारत से हम भारत को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि भारत को समझना है
है तो विश्व के इतिहास को जानना होगा। जब विश्व के इतिहास ढूंढोगे तो विश्व में कहीं ना कहीं भारत नजर आएगा। जब विश्व में भारत नजर आएगा तो भारत अपने आप विश्व में चमकेगा। तो भारत को चमकाने के लिए वहाँ जा कर के ढूंढिए, उनके पूर्वजों में भी हम ही मिलेंगे, उनके जड़ में भी हम ही मिलेंगे, उनकी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा जहाँ भी। मैं अभी कोरिया में था कुछ दिन पहले, तो हम मजाक में थोड़ा से जैसे बात करते हैं तो मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, तो बुजुर्ग माताएं मिली, मैंने कहा अम्मा कैसी हो? ओ अब्बा अम्मा अम्मा। तो अम्मा शब्द कोरियन में माँ को बोलते हैं, तो अम्मा वहाँ कैसे पहुँच गई? तो फिर मैंने बहुत सारे शब्द पूछे। तो ऐसे उन शब्दों को भी हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि चिकित्सा विज्ञान में कितने शब्द हैं पूरी दुनिया में जो प्रचलन में हैं, भारतीय संस्कृत वाले, राज्य में कितने हैं, परिवार में कितने हैं, रिश्तों में कितने हैं, संबंधों में कितने हैं। इस काम को भी गहनता से करने का काम। हम कहते तो हैं कि सब भाषाओं की जननी संस्कृत है, परंतु दुर्भाग्य से आप सबको पता होगा संस्कृत भाषा को मात्र 1200-1400 साल वर्ष पुरानी भाषा मानते हैं लोग। जब संस्कृत 1400 साल पुरानी भाषा है, 1200 साल पुरानी भाषा है, तो फिर दुनिया में संस्कृत शब्दों का बोलबाला क्यों है? क्योंकि हमें जब दुनिया के अंदर, जैसे मैंने कहा कि भाषा की लिपि से 2000 साल पहले तक पूरी दुनिया के अंदर 200 लिपियां प्रचलन में थी। हमारे लिए, हमारे हिस्से में सिर्फ सिंधु लिपि को हमारे हिस्से में डाला गया, और सिंधु लिपि को भी आज तक कहते हैं उसको पढ़ा ही नहीं गया। वो पिक्चर फॉर्म में है कि वो लिपि के फॉर्म में, आज तक वही आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। क्या हमारे पास कोई लिपि नहीं थी, कोई भाषा उस समय पर हम लोग नहीं बोल रहे थे? फिर आई बात बाद में ब्राह्मी लिपि की। ब्राह्मी लिपि के लिए कह दिया ब्राह्मी तो प्राकृत और पाली में ही है, संस्कृत कहाँ गया? फिर ये एक पूरा एक बहुत बड़ा इसके पीछे एक षड्यंत्र काम कर रहा है। मैं निवेदन करना उस भाषा की व्यापकता थी। भाषा के अंदर जितने आप देखेंगे चिन्ह, मात्रा या उसकी गहराई और उच्चारण की बड़ी जो वैज्ञानिकताएं थी, वो संस्कृत भाषा के जो वैदिक भाषा में था। तो हमें उसके बीच में हम देखते हैं कि जब मेसोपोटामिया में आपका सुमेरियन लिपि 9000 साल पहले के आप सिद्ध करते हैं और उसको पढ़ने का दावा भी करते हैं, और हमारे यहाँ लाते हैं आप ब्राह्मी से पहले सिंधु, और वो लिपि पढ़ी ना गई, और ब्राह्मी पढ़ने की बात ये कहते हैं 2400 साल पहले। यदि हम मान लें कि तुम्हारे यहाँ 9000 साल पहले भी यदि पढ़ी जाने वाली कोई लिपि थी, तो उसको वहाँ से चल करके हमारे तक आने में 6500 वर्ष लगते क्या? तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इस ओर आपका ध्यान जाना जरूरी है। हम अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, वस्तुतः यह सत्य और तथ्य नहीं है, ये एक षड्यंत्र है, और हम उसी षड्यंत्र के बेस पर हम अपने इतिहास को और अतीत को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो लोग भगवान श्री राम को भी काल्पनिक कहने का दुस्साहस करेंगे, भगवान कृष्ण को भी कहीं ना कहीं कल्पना बताएंगे, महाभारत को भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाभारत कालीन बहुत सारी चीज़ों का खोज हमने भी किया है। आज महाभारत कालीन अभी मेरे पास कोई संग्रहालय है वैसा बना हुआ नहीं है, पर हमने ढूंढना शुरू किया। हमारे पास 2500, 3000, 4000 साल तक के सिक्के भी हैं, और महाभारत कालीन 5000 से 6000 वर्ष पुराने बहुत सारे हथियार भी आज हम संग्रहित कर चुके हैं। तो लोग कहते हैं कि इनके कोई प्रमाण नहीं है, सत्य नहीं है, इनके तथ्यों पर हमको काम करने की आवश्यकता है। ये सब कुछ सत्य है, सब कुछ तथ्य है, सब कुछ प्रामाणिक है, सब कुछ इतिहास है। इसमें तो थोड़ी सी गैप हमने देखा, एक तो जो हमारी काल गणना वगैरह में भी, क्योंकि कई बार हमारी काल गणना में जब हम चतुर्युगी की बात करते हैं, युग की बात करते हैं, उसमें कहीं कहीं पर भिन्न भिन्न शास्त्रों में थोड़ी भिन्नताएँ हैं। तो गणना में कभी आगे पीछे हो सकती है कि किस समय पर हुए, कब हुआ, पर ये नहीं हुआ, ये था ही नहीं, ऐसा नहीं था, ये एक बड़ा षड्यंत्र है। तो उसको बड़ा कार्य आज पतंजलि कर रहा है। तो हमारी आज थोड़ी सी इच्छा हो रही थी कि हम कम से कम इन विषयों को आपके सामने रखें। और इसके अतिरिक्त दुनिया के अंदर में जब औषधियों की बात आती है, आज
हम ये मानते हैं कि जहाँ पर भी जड़ी बूटियों की बात होती है तो हमको लगता है कि जड़ी बूटियों की बात है तो शायद वो आयुर्वेद है। वस्तुतः आयुर्वेद नहीं है। मैं बहुत दुखी मन से, मेरे मन में बड़ी पीड़ा थी। अब उस पीड़ा से हम तो इस सिद्धांत को मानते हैं, वो जैसे आपने सुना होगा ना, बात तो छोटी सी है, ट्रकों के पीछे लिखा होता है ना, दम है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। तो तुम्हारे में दम है तो हम कुछ करके दिखाएं, नहीं तो सहन कर लें। दो ही चीज़ होती है दुनिया में। देखो, कमज़ोरों के लिए कोई सहायता नहीं करता है, इतनी सहायता भी चाहिए। वो बात है कि सत्य में वह जयते, पर सत्य को जय करने के लिए भी सामर्थ्य चाहिए। तो वो चीज़ें जो है हमको इतनी पीड़ा देती थी। जब बाहर जाएं, लोग कहते हैं कि चाइना की पद्धतियाँ लगभग 90% पूरी दुनिया में चाइनीज पद्धति को मान रहे हैं, चाइनीज़ को जो है वो प्रश्रय देते हैं, आयुर्वेद को कोई नहीं जानता है। तो हमें लगा कि कोई नहीं जानता है, कोई नहीं मानता है, तो मनाने का और जनाने का काम भी तो कोई करेगा ना। नहीं मानता है, ये सत्य है, पर हम जना नहीं रहे हैं, हम उसको मनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है। तो हम अपनी कमजोरी को छोड़ करके हमने प्रयास किया। आज आयुर्वेद के विषय में लगभग पूरी दुनिया के अंदर आयुर्वेद के ग्रंथों में लगभग 1000 जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का वर्णन था। 1000 वनस्पतियों के वर्णन को हमने पहले भारतवर्ष के सारी वनस्पतियाँ, प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी लगभग हमारे भारतवर्ष में जो सब तरह के लोअर और सारे प्लांट को मिला लें तो लगभग 50,000 बनते हैं। पेड़ पौधों को मिला लेते हैं तो लगभग 20,000 तरह के वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे हैं इस देश के अंदर। तो 20,000 पेड़ पौधे वनस्पतियों को हमने न केवल पूरी लिस्ट बनाई, अपितु हमने भारतीय पौधों के अतिरिक्त हमने कहा अब हम विदेशी पौधों पर भी काम करेंगे। तो काम करते हुए पूरी दुनिया के अंदर लगभग 3,60,000 तरह के पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं। उन 3,60,000 वनस्पति और पौधों में पहली बार दुनिया में किसी ने इस तरह से लिस्ट बनाया कि हमने 50,000 पौधों के ऊपर वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के रूप में संपूर्ण डेटा, जो करीबन 1.25 लाख पृष्ठों के अंदर है, जहाँ 6 लाख से ज़्यादा रेफरेंसेस हैं दुनिया का, जहाँ पर 2000 से ज़्यादा ट्राइब्स उसके अंदर कवर्ड है, और इतना ही नहीं, करीबन 24 लाख से ज़्यादा वर्नाकुलर नाम है, जहाँ 2200 से ज़्यादा भाषाओं का हमने प्रयोग किया है। उसको आज बन करके वो तैयार है। तो आने वाले समय में कभी ये कोई नहीं कह सकेगा कि आयुर्वेद के क्षेत्र को लेकर के, आयुर्वेद को लेकर के फिर हमने कहा इसको शास्त्रीय रूप देना चाहिए। हमने विश्व भेषज संहिता के रूप में लगभग 21,000 पौधों का संस्कृत श्लोकों के माध्यम से वर्णन करने का प्रयास किया है। तो पहले आयुर्वेद 1000 पौधों के अंदर सिमटा हुआ था, अब दुनिया आयुर्वेद की बात करेगी तो 21,000 पौधों का उनको बोलना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि वो संस्कृत के शास्त्र के रूप में उसका निर्माण हो चुका है। क्योंकि संस्कृत भाषा उनकी बाप की नहीं, वो हमारी बाप की है, हमें उसमें कर चुके हैं। जब एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहता हूँ, दुनिया कहती है कि बोले कि हमारे यहाँ से हम यही कहते हैं, हमारी एक और पीड़ा होती है, हम कहते हैं हमारे सब ज्ञान विज्ञान सब विदेशी ले गए, सब लूट करके ले गए, सब खजाने भी ले गए। सच बात है, ले गए, मैं मना तो नहीं करता, पर समय समय के अनुसार हमको यह भी प्रयास करना चाहिए कि हम उनसे भी तो कुछ चोरी कर लें, कुछ उनसे भी तो हम ले लें। तो वह एक प्रयास हमने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मॉडर्न टैक्सोनॉमी की बात आती है तो हम जानते हैं कि पूरा जो ग्रीक और लैटिन भाषा में वो नाम है, करीबन 3,60,000 पेड़ पौधे वनस्पतियों का नाम है। जब संस्कृत में हमने ढूंढना शुरू किया तो लगभग, जैसे मैंने कहा कि 1000 से कम पौधे हैं। टोटल नामों की संख्या की बात करें तो लगभग 18-20 हज़ार नाम संस्कृत में पौधों के हैं। तो हमें लगा कि हम और नामकरण करते हैं। जब हमने इंसाइक्लोपीडिया का काम शुरू किया था, उस समय पर जब हम बहुत काम कर रहे थे तो हमें लगा कि नामकरण की जो प्राचीन विधाएं हैं वो लोगों ने प्रयोगों के हिसाब से और आवश्यकता के हिसाब से नामकरण किया, पर आधुनिक जो मॉडर्न जो टैक्सोनॉमी है उसके अंदर उन्होंने नामकरण पूरे विश्व के हिसाब से कैसे नामकरण किया जा सकता है, उन्होंने जो फैमिली, जीनस और स्पीसीज जो उसकी श्रेणी है, कैटेगरीज अलग अलग कर करके किया। तो हमने कहा हम भी कुल वंश और प्रजाति के हिसाब से, फैमिली, जीनस और स्पीसीज के हिसाब से, यानी द्विनाम पद्धति के हिसाब से नामकरण करेंगे। तो ये विधा तो हमने उनसे लिया। और संस्कृत भाषा के अंदर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मॉडर्न बॉटनी के अंदर यदि आपको 3 लाख पौधों को, यदि 3.5 लाख पौधों को जानना है तो उनके जो शब्द हैं करीबन अभी तक भी करीबन 5 लाख से ज़्यादा शब्द हैं। और हमने उसको जीनस करीबन 16-17 हज़ार हैं, तो आप 20,000 लगभग जीनस को मान लो, और स्पीशीज़ के कैरेक्टर मुश्किल से 10,000 मान लो। तो ये यदि इसको आप मान
और उसकी स्वीकार्यता हमने जा कर के वहीं पर रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जिसको क्यू गार्डन कहते हैं, लंदन में स्थित है, वहीं जा कर के हमने उस पुस्तक का विमोचन किया। और मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है, उन्होंने कहा कि जो आपकी जो ये वैदिक पादप वर्गी की जो वैदिक टैक्सोनॉमी है वह बहुत साइंटिफिक है, और हम अपने साइट्स में मॉडर्न टैक्सोनॉमी के साथ में इस नाम को भी हम देंगे। तो यह बात अपने आप में, जिन्होंने हमको कमतर आका था, उनके घर पे जा कर के हमने कहा हम भी कुछ हैं, तुमको स्वीकार करना पड़ेगा, उन्होंने स्वीकार किया। इसी तरह से क्योंकि पांचजन्य संस्कृति है, परंपरा है, मैं ऐसा मानता हूँ। हम गुरुकुल में थे तो भी हम पांचजन्य पढ़ा करते थे, तो उस समय पर हमको लगता था कहीं कोई देश की बात, धर्म की, संस्कृति की बात होती है तो, क्योंकि बाकी अखबार पेपर तो बात करते नहीं थे, तो उस समय पर हमें ये उपलब्ध हो जाती थी पत्रिका। तो वहाँ पर दूसरी बात, हमने जब बॉटनी की बात आती है, आज भी हम बात वनस्पतियों की बात आती है, हम रॉक्सबर्ग को पढ़ते हैं, आज हम वेंथम हुकर को पढ़ते हैं। तो रॉक्सबर्ग यहाँ पर जितने भी पौधों को आइडेंटिफिकेशन का काम किया रॉक्सबर्ग ने किया। वो एक अंग्रेज था, शायद वो सेना का कर्नल था, बॉटनिस्ट भी नहीं था। आज BSI वगैरह जितने भी भारत में बने हैं उसकी बनाई हुई संस्थाएं हैं। मैं बहुत निवेदन पूर्वक इस बात को कहना चाहता हूँ, उसने भारतवर्ष के बहुत सारे नए पौधों को आइडेंटिफाई किया, उसने पौधों के ऊपर काम किया। उसके बाद में जो काम होना चाहिए था, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, ऐसे देखा जाए तो संस्थाओं की कमी नहीं है, परंतु पतंजलि पहली संस्था रिपोर्ट करने का काम वह भी आज पतंजलि कर रहा है। अलग अलग देश के अंदर कितनी वनस्पतियां हैं, कितनी जड़ी बूटियां हैं, हम भारत में ही नहीं, हम विदेशों के लिए भी आज उस वनस्पति के लिए काम कर रहे हैं। तो उनको इस बात को आज मानना पड़ रहा है। तो दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, आप सुनते हैं। तो एक क्षेत्र में नहीं, विविध क्षेत्रों में। इसी तरह से एक और निवेदन करना चाहूँगा, वह है रिसर्च के क्षेत्र में। रिसर्च के लिए हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, ये बात तो सही है, पर एक नया कर रहे हैं। नया क्या कर रहे हैं हमने कहा, जब हम देखते थे इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में, जो साइंस हो, नेचर हो, बहुत सारे बड़े बड़े जो रिसर्च जर्नल्स हैं, उनके जो एब्स्ट्रैक्ट है वो दूसरी भाषा में, चाइनीज़ में भी है, जर्मन में भी है, दूसरे बहुत सारी भाषाओं में है, पर भारतीय भाषाओं में किसी भी भाषा में एब्स्ट्रैक्ट स्वीकार आज तक नहीं किया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकारों ने प्रयास किया या नहीं किया, वो कर रहे होंगे अपना काम। हमने कहा कि प्रयास करो कि जब रिसर्च का अच्छा रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हो रहा है तो जो एब्स्ट्रैक्ट है, पेपर तो इंग्लिश में ऑब्वियसली छपेगा, पर एब्स्ट्रैक्ट हमने कहा कि इसको संस्कृत में हम छपाते हैं। तो हमने बहुत जद्दोजहद करी। हमको इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है, कई सारे रिसर्च जर्नल में एब्स्ट्रैक्ट के रूप में संस्कृत भाषा को प्रकाशित करने का बहुत अद्भुत कार्य पतंजलि के माध्यम से हुआ है। दुनिया में ये भी काम हो चुका है। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी परंपरा है, वो गौरवशाली है। इस परंपरा को यदि हम गौरव नहीं देंगे तो दुनिया तो गौरव देने से रही। तो इसीलिए जिनको हमारी इस उदात्त परंपरा का बोध नहीं है, उनको बोध कराना भी हमारा काम है, और दुनिया में उस संस्कृति को गुंजायमान करना भी वह भी हमारा ही काम है। तो आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में योग की स्वीकार्यता दिलाई, श्रद्धेय स्वामी जी ने रात दिन एक करके घर घर में योग को पहुंचाया। तो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि किसी शब्द के अर्थ को कोई जानता है तो वह योग शब्द है। योग कहते ही सब कहेंगे कुछ सांस लेना छोड़ना, कुछ पेट फूलाना, कुछ टांग उठाना, कम से कम इतना तो पता है। ठीक है, उनको अष्टांग योग का, राजयोग का, हमारे सब योगों का भी, उसकी गहराइयों का बोध बेशक न हो, परंतु बेसिक शब्द का बोध है। ऐसे हमें आयुर्वेद शब्द को भी गुंजायमान करना है, ऐसे सनातन को भी गुंजायमान करना है। इसी तरह से जो धर्म और संप्रदाय का आजकल जो एक घिनौना जो एक षड्यंत्र चल रहा है, उसको तोड़ने का काम भी हमको करना है। क्योंकि जो मजहब है, जो संप्रदाय है, वो विधि बैठ करके कुछ भी करे। मैं बैठ करके यदि मैं घंटी बजाता हूँ, मैं घुटने के बल बैठता हूँ, मैं खड़ा होता हूँ, वो मेरी पूजा पाठ या मेरी मजहब, मेरी संप्रदाय हो सकता है,
परंतु धर्म तो आचरण का विषय है। इसीलिए जो आचरण सिखाता है वह धर्म है। तो हमें धर्म में स्थित होने के लिए लोगों को प्रेरित भी करना हम सबका दायित्व है। और समय, क्योंकि अब अंगड़ाई लेकर के हमारी संस्कृति की परंपरा की ओर जाने के लिए कहीं ना कहीं आज निहार रहे हैं लोग, उसकी ओर उत्कंठा बढ़ रही है। तो हमारा कर्तव्य भी ज़्यादा बनता है, हमारा दायित्व भी ज़्यादा बनता है। क्योंकि यदि हम मानते हैं कि संस्कृति हमारी है तो रक्षा भी हमें ही करना है, और यदि हम मानते हैं कि यह देश हमारा है तो चिंता भी हमें ही करनी है। तो विविध क्षेत्रों में जितना भी हमारा सामर्थ्य है हम अपने आप को पूर्ण देने का प्रयास करें। जैसे मैंने कहा कि हमारा गौरव सौभाग्य है कि हम लोग इस समय पर हैं जहाँ संस्कृति अंगड़ाई ले रही है। इसके बाद में भी इस बनते हुए इतिहास में हम अपनी आहुति ना दे सके तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। तो हम सौभाग्यशाली हैं और अपने सौभाग्य को हम बरकरार बनाए रखेंगे, ये हमारा संकल्प है। तो आदरणीय गवर्नर साहब को भी प्रणाम और आप सबको प्रणाम। ओम।